हिंदू ही हिंदू का विरोध करते। आप देखना, मुसलमान कभी भी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें कुछ विचित्र व्यक्ति, कुंठित मानसिकता के, छोटी सोच के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही धर्म गुरुओं का मजाक बनाता, अपने ही महात्माओं का मजाक बनाता, अपने ही संतों पर आक्षेप करता। ओके, तो आज जब तक वीडियो खत्म होगी मैं ये बात प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। क्या कि हिंदू मुसलमान है और मुसलमान हिंदू, मतलब इसका मतलब क्या है इसका, लेकिन किस कंटेक्स्ट में हिंदू मुसलमान बन जाता है और मुसलमान हिंदू बन जाता है, किस कंटेक्स्ट के अंदर में, ये पर्टिकुलर याद रखने के लिए कि मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम लोगों तक पहुंचाने हैं, ताकि अगली बार जब भी कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आए तो तुम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर पाओ। दैट इज इट। तो पहला है कि वर्स्ट थिंग अबाउट द रिलीजन इज इनफैलेबिलिटी। एक्स कैथेड्रा हमारे जो पोप साहब अपने औहदे से अगर कोई पर्टिकुलर बात किसी एथिक्स के नजरिए से भी अगर बोल देते हैं तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। अब इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी लिखी गई बात, कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसपे कोई, उसे इनफैलेबल कहा जाता है कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकती, ये तो प्रभु की वाणी वाणी है, ये कैसे गलत हो जाएगी, ये तो कुरान में लिखा है, ये कैसे गलत हो जाए, अरे ये तो बिब्लिकल स्टेटमेंट है, ये कैसे गलत हो जाएगा। तो ये जो आइडिया है कि ये गलत कैसे हो जाएगा, ये जिन भी लोगों ने सोचा इसको सैल्यूट, क्योंकि सिस्टम के अंदर में एक ऐसा नोड घुसा देना जिस नोड की ताकत ही ये है कि उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उसको कोई गलत नहीं बोल सकता। हाँ, तो फिर इस बात का नुकसान क्या है भाई, मतलब ठीक है नुकसान जो भी प्रोग्रेस हमने की है विज्ञान के नजरिए से या फिर पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से, और भी बहुत सारी चीजें, सारी की सारी टिकी हुई हैं इसी पर्टिकुलर आइडिया पे कि आप अधिकारी हैं, सवाल पूछने के अधिकारी हैं, आप किसी को क्रिटिकली एनालाइज करके क्रिटिसिज्म करना अधिकार क्षेत्र में था आपके। मेरे वर्मा जी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताओ। बोलते तो इस पर्टिकुलर चीज का नाम है एरर करेक्टिंग कैपेसिटी। हो क्या रहा है साइंस के अंदर में, साइंस के अंदर साइंस कोई लोग हैं जो ग्रुप बना करके आ गए हैं तुमको बताने के लिए कि हाँ अरे हम लोग साइंटिस्ट हैं व्हाइट कोट वाले ना। हम पहले ही बोल चुका, मैं ये बात दोबारा से दोहरा रहा हूं, बड़ा बढ़िया लाइन लगी थी मुझे जब मैंने बोली थी, हम हर उस आदमी की छाती पे पैर धरने के लिए तैयार हैं जो ये बोल जाए कि भाई साहब नहीं नहीं आप इस बात को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई, सही कैसे होगा। एरर करेक्टिंग कैपेसिटी, कोई बंदा गलत जा रहा है उसको जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक पकड़ूंगा कैसे। और फन फैक्ट, जो लोग ये काम नहीं करते हैं, जो लोग वात पित्त कफ पे सवाल ही नहीं उठाते हैं, वो पैरेलल मेडिसिन बन गया। जो लोग इस बात पे सवाल नहीं उठाते हैं कि भैया लाइक क्योर लाइक कैसे हो सकता है, इसका बेसिस क्या, कैसे प्रूव किया जा सकता है, कैसे गलत प्रूव किया जा सकता है इस चीज को, वो लोग जो इस बात पे सवाल नहीं उठा रहे हैं वो होम्योपैथ्स बन जाते हैं। वो लोग जो बीजेपी किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ उसके अंदर में एरर करेक्शन मैकेनिज्म को फेल करते हैं, बोलते हैं ये तो ये मोदी जी ने किया है तो सही ही किया होगा। एरर करेक्शन मैकेनिज्म फेल हो रहा है यहाँ पर, आप व्यक्ति को जल्दी से उतार नहीं पा रहे हैं, अगर व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको जल्दी से नीचे नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, हम बार बार उसको जस्टिफाई करते चले जा रहे हैं। आपकी धर्म की किताबों में कास्ट का जिक्र आया, तुरंत उसको नीचे उतार करके लेके आओ, एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म। लेकिन सब जगह अलाउड नहीं है ये एरर करेक्शन मैकेनिज्म। जब आप सवाल पूछना आपको मना कर दिया जाता है, किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आप सवाल अगर नहीं कर सकते हैं, वो अगर इनफेलेबल होता चला जा रहा है तो वो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। फैक्ट है, वो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। मतलब तुम क्या सुनना चाह रहे थे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत बुरा होगा उसके साथ, अरे नहीं भैया, दुनिया सत्य अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वो सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेचर को फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्टिकुलर चीज बस उसके आगे बढ़ने में हेल्पफुल होनी चाहिए। इवोल्यूशन का फंडामेंटल आइडिया यही है कि एरर करेक्शन मैकेनिज्म की वो पर्टिकुलर चीज जो एरर को करेक्ट करके ज्यादा बच्चे पैदा करवा सकती है वो लोग ज्यादा सरवाइव करेंगे। वो रिलीजन्स जो तुम्हारा गिरेबान पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर किसी के खिलाफ बोला तो गर्दन उतार दी जाएगी, उतार दी गई। तो अब चलते हैं हम अपने अगले अगले पार्ट पर, और इट इज टाइम फॉर ए कहानी अबाउट सलमान रश्दी। 1947 जब भारत का देश आजाद हुआ उसी साल एक और व्यक्ति आजाद हुआ, सलमान रश्दी। सन 1989 के अंदर में, 88 के अंदर में वैसे किताब पब्लिश हुई थी, बट किताब जो चौथा नॉवेल था उनका द सैटेनिक वर्सेस, और सन 1989 के अंदर में
14 फरवरी सन 1989 के अंदर में आयतुल्लाह ख़ोमेनी, भाई अभी ये यही वाले, उन्होंने 30 करोड़ का इल्ज़ाम रखा कि जो व्यक्ति इसकी गर्दन उतार करके लेकर के आएगा 30 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और ये व्यक्ति हर वक़्त इधर घुस रहा है, उधर घुस रहा है, इतनी सिक्योरिटी, उतनी सिक्योरिटी, जीना दूभर हो गया। बात यहाँ तक रुकी नहीं, इस किताब के जापानीज़ वाले जो ट्रांसलेटर भाई साहब थे, उनको उन्हीं की यूनिवर्सिटी में चाकू गोप-गोप करके मार दिया गया। वो व्यक्ति जिसने इटली में थोड़े से चीज़ पन्नों का ट्रांसलेशन किया था, मिलान में चाकू मार दिया गया। 1993 में जो नॉर्वेजियन पब्लिशर था, उसको घर के बाहर 3 गोलियाँ मारी। तो याद रहे, ये एक देश का रिलीजियस लीडर, ये दूसरे देश के किसी व्यक्ति के खिलाफ ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है और उसके आसपास के सारे लोगों की ये हालत हो रही है। और केवल उसके आसपास के लोगों की नहीं, टर्की के अंदर में जो बंदा होटल में रह रहा था, होटल में उसने थोड़ा-सा पार्ट ट्रांसलेट किया था, पूरे होटल को आग लगा दी, 37 लोग मर गए, उसके साथ में मर गए। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें क्या हैं? इनफैलेबल हैं, कि उन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। एक देश का व्यक्ति, एक देश का रिलीजियस लीडर एक फतवा जारी करता है और उसकी वजह से एक दूसरे देश हज़ारों किलोमीटर में बैठे हुए एक व्यक्ति लोगों को पूरे होटल को आग लगा देता है। और सारे इनोसेंट लोग जिनका इससे कोई दूर-दूर तक लेना-देना तक नहीं था, वो लोग जल के मरते हैं। बात यहाँ रुक गई। वेलकम टू 30-35 साल के बाद सन 2022 के अंदर में राइटर्स की सुरक्षा को लेकर के न्यूयॉर्क के अंदर में सलमान रश्दी का मतलब डिस्कशन चल रहा था। एक व्यक्ति उठता है मटर, भाग के जाता है और गर्दन पे, लिवर में, इधर-उधर सब जगह चाकू मारता है। रश्दी की एक आँख गायब है, ज़िंदगी भर के लिए ऑलमोस्ट पैरालाइज़ हो जाते हैं। और ये बंदा पैदा हुआ था सन 1993 में, मतलब कि 4 से 5 साल के बाद, फतवा जारी होने के भी 4 से 5 साल के बाद, वो उससे जब पूछा गया कि तुमने पढ़ी है? बोला कि नहीं, मैंने 2 पन्ने पढ़े थे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी जनरेशन में इंस्टॉल कर दिया गया कि एक तो आप सवाल नहीं कर सकते और जो लोग सवाल करेंगे उनकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। बात यही नहीं है। 2019 तक तकरीबन 40% विश्व के देश, 198 में से तकरीबन 79 में किसी न किसी तरीके से धार्मिक भावनाएँ आहत करने के लिए लॉज़ हैं। भारत भी उन्हीं में से है। आपने गाना तो सुना ही होगा 295। और केवल इतना ही नहीं, अपोस्टेसी, आपका धर्म छोड़ने की सज़ा है, सज़ाए मौत। आप धर्म छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी सज़ा है मौत। आप अपने जो टॉप के लीडर्स, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने जिन चीज़ों को सेक्रेड कह दिया उन पर आप प्रश्न चिन्ह या सवाल नहीं खड़ा कर सकते। कांग्रेचुलेशन, आपके पास एक ऐसा चीज़ तैयार हुई है जो बहुत आगे बढ़ेगी। हमारा अगला आइडिया, सवाल पूछो या वो सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम के अंदर में ऐसे परंपराएं एग्जिस्ट नहीं की होंगी जो सवाल नहीं पूछती थी, चाहे वो सूफिज्म के नजरिए से आ रहा हो, चाहे वो मुताजिला, वो लोग जो ये कहते थे कि किसी भी किताब में लिखी गई बात सेकेंडरी है, पहले आप अपने अक्ल जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना होगा, वो पहले आती है और जो लिखा है वो बाद में आता है। बोले कि इधर आ, निकलो। और घुमा फिरा करके आज धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं क्या कि हम सवाल ना करें, हम धर्मद्रोही हैं अगर हम सवाल करते हैं। और भारत में हमेशा इस बात को प्रायोरिटी दी गई है कि तुम भगवान से सवाल पूछ लो, तुम रिलीजियस वाले लोगों से तो पूछो ही पूछो, तुम भगवान से भी पूछ लो सवाल। भाई, शास्त्रार्थ की जो परंपरा है वो लॉजिक, इन्फेरेंस और इसी की बेसिस पर तो थी कि एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ, 2 मतभेद हो सकते हैं, क्या शास्त्रार्थ कभी एक मत वाले लोगों में हो सकता है? जब तक आप बात सामने वाले पर पूछे ना, जब तक आप 4 चीजों को गलत ना ठहराएं, 4 चीजों पे सवाल ना पूछें, तब तक शास्त्रार्थ आगे कैसे बढ़ेगा? अगला आइडिया, आर एक्चुअल हिस्ट्री। हमारी असल हिस्ट्री क्या है? हमारी असल हिस्ट्री है गार्गी की। दिल्ली का गार्गी कॉलेज पता है? हमारी असल हिस्ट्री है गार्गी की। हमारी असल हिस्ट्री है नासदीय सूत्र की, जिसके अंदर में ये बोल दिया कि भाई पता नहीं क्या नाम है कि देवता तो दुनिया बनने के बाद आए, उन्हें क्या पता कि दुनिया कैसे बनी है।
और पता नहीं जिसने बनाई है उसको भी पता है कि नहीं पता है कि दुनिया कैसे बनी है। ये ताकत है। अगला शब्द जो आप याद रख सकते हैं, दैट इज एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, के इस बात को समझना कि शायद यार हमें सब कुछ नहीं पता है। एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, कि हमें शायद नहीं पता है सब कुछ, लेकिन वो हर व्यक्ति, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का हो, जो ये कहता है कि नहीं नहीं हमारे वालों को तो सब पता है, यही व्यक्ति सबसे दूर है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा हर चीज यहीं से निकल रही है। तुम भारत के अंदर में अपने बड़ों से सवाल नहीं कर सकते, वो कहां से आ रहा है। तुम सवाल नहीं कर सकते, ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, के सोसाइटी के अंदर में तुम सवाल नहीं कर पा रहे हो अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, बड़े व्यक्तियों से सवाल करना जबान लड़ाने के बराबर माना जाता है। तो ये बात एग्जैक्टली हिंदू संगत तो नहीं है। हमारे कल्चर के अंदर में तो एटलीस्ट ये था कि भाई तुम एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी लेकर के आओ, बाप से सवाल करो। नचिकेता ने जब बाप से सवाल किया, नचिकेता के पिताजी कर रहे थे भैया दान पुण्य कर रहे थे, तो बूढ़ी गाय दे रहे थे, है ना। तो वो बोले कि यार पापा ये कि तुम क्या ये बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे हो, इसका तो कोई फायदा भी नहीं है, और तुमको क्या लग रहा है इससे तुमको मतलब वो मिल जाएगा। आपको तो अगर कुछ देना है तो कुछ ऐसा दो ना जिसकी कुछ कीमत हो, है ना। मुझे देते तो किसको देते। तो पिता ने गुस्से में आकर के तब भी यही बोल दिया, बोला कि तेरे को तो मैं मृत्यु को दे देता। फिर वो यम के पास गए नचिकेता, बोले पहले दिन गए थे ही नहीं घर पे, दूसरे दिन गए थे ही नहीं घर पे, तीसरे दिन गए थे ही नहीं घर पे। तो जब चौथे दिन मिले तो बताया उन्होंने कि भाई हम तो डेली आ रहे थे। बोले डेली आ रहे थे, तो चलो 3 दिन मैं नहीं आया था, 3 वरदान ले लो। तो पहले तो वरदान में वो व्यक्ति कुछ मांगता नहीं है, वरदान में वो व्यक्ति सवाल पूछता है। सवाल पूछता है कि क्या है, मौत के बाद है क्या। अब सवाल जो भी था, आइडिया ये कि अपने अथॉरिटेटिव फिगर्स से सवाल किया जाए। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो हर मुसलमान जो सूफी परंपरा से आ रहा था, या फिर मुताजिला जैसे भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता हो, जो वो पर्टिकुलर सेक्ट इस्लाम के अंदर में जो पैदा हुए, और ऑर्थोडॉक्स लोग जो पुराने विचार के या कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट उस धर्म के लोग थे, उन उस तरीके की सोच के लोगों को लात मार के बोलते ये तो है ही नहीं, हमारे है ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है अपना। तो वो पर्टिकुलर लोग हिंदू आइडिया जो सवाल पूछने वाला है उससे बिलोंग कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री अगर कहते हैं कि तुम कैसे सवाल कर रहे हो, तुमको सवाल नहीं करना चाहिए, तो ये मुसलमान वाली जो आइडिया है इनफैलिबिलिटी, अब्राहमिक रिलीजन का जो इनफैलिबिलिटी वाला आइडिया है कि तुम सवाल नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, जो मॉडर्न वाले होते हैं थोड़े, वो बोले अरे नहीं नहीं हाँ, सवाल करना तो अलाउड है, वरना तो डिबेट क्यों होती, सवाल कर रहे हैं तभी तो डिबेट अलाउड है। हाँ, उसकी एक बहुत ही हार्ड लाइन है। क्योंकि सवाल करने में निहित है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। जरा इस सिनेरियो को जरा सोच के देखिएगा। बोले क्या सवाल करना अलाउड है, लेकिन यहां तक, इसके आगे नहीं जा सकते आप, और जो कि मैं भी नहीं कर सकता। चीयर्स टू दैट। लेकिन कम से कम ये आइडिया, कम से कम 2 से 3 टर्मिनोलॉजी तो तुम्हारे तक पहुंचा सकता हूं। पहली, द आइडिया ऑफ इनफैलिबिलिटी। सेकंड, द आइडिया ऑफ एरर करेक्शन मैकेनिज्म या एरर करेक्शन कैपेसिटी, जो इवोल्यूशन को भी डिफाइन कर रही है, हमारे मोदी जी को भी डिफाइन कर रही है कि जब कोई व्यक्ति एरर जा रहा है तो उसको सही कर पाए, वापस आ पाए। जो हमारे घरों के अंदर में हमारे बड़ों को डिफाइन कर रही है कि भाई इनसे सवाल पूछो वरना एरर करेक्ट नहीं हो पाएगा। जो हमारे साइंस को डिफाइन कर रही है कि अगर हमने जब एक साइंटिस्ट ने दूसरे से सवाल नहीं किया कि तूने ये क्यों किया, कैसे किया, कब किया, इसका मतलब गलत कर रहा है, तो मैं प्रूव करके देखूंगा, ये वहां पर भी ये पर्टिकुलर आइडिया एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो सोसाइटी के अंदर में चाहे नेता लोग हों, चाहे हमारे माँ बाप लोग हों, चाहे हमारे रिलीजन के हमारे जो ऊपर बैठे हुए हमारे सर पे वो वाले लोग हों, चाहे अब्राहमिक रिलीजन के अंदर जो इनफैलिबल वाले आइडियाज हैं कि कम से कम इन ये तो तुम्हारे डिस्कशन के टॉपिक से बाहर हैं। और यही चीजें अगर एरर करेक्ट नहीं किया तो वो चीजें आयुर्वेदा बन जाएंगी, क्योंकि आयुर्वेदा में अगर तुम ये सवाल नहीं पूछोगे कि वात पित्त कफ क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, नहीं प्रूव कर सकता हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल में पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, पता ही कैसे चलेगा, पता भाड़ में जाए सब चीजें, पता को 2 सवाल पूछो बस, कोई चीज है कि नहीं है, या काम करती है कि नहीं करती है, उसको कैसे पता किया जाए। सबसे पहला सवाल उस व्यक्ति से, और दूसरा कि फिर ये आपके
अंदर जो लाइक क्योर्स लाइक या फिर वात पित्त कफ नाम की चिड़िया होती है, इसको आप जब जानना चाहेंगे कि ये है कि नहीं, ये काम करती है कि नहीं करती, तो कैसे करेंगे? आपको पता चलेगा नहीं, नहीं, चल रहा है वो और इसीलिए एरर करेक्शन यहाँ नहीं हुआ है। ये भी इसी पर्टिकुलर चीज़ से डिफाइन हो रहा है। साइंस, सूडो साइंस, रिलीजन, सोसाइटी, पेरेंटिंग, इन सब में हमने अभी-अभी एरर करेक्शन मैकेनिज़्म लगाया है। इस बात की और ये सब करने के बाद हम ये लाइन बोलते हैं, इतना सब पता चलने के बाद हम ये लाइन बोलते हैं कि नहीं भाई अभी भी नहीं पता है। द थर्ड वर्ड फॉर टुडे वाज़ एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, कि ये बात मानना कि शायद नहीं पता हो यार, शायद नहीं पता हो, पता करते हैं। पता करते कैसे हैं? तो कैसे पता करते हैं? बीच-बीच में तुम्हारे वो क्यूआर कोड आ रहे थे, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह कोर्स वगैरह उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। थोड़ा ऊपर वाले ने अगर आपको नवाज़ा है पैसों से, तो आप और फ़ायदा कर सकते हैं कि नीचे मंथली ट्यूशन वाला ले सकते हैं, 120 वाला ले सकते हैं, 400-500 घंटे बकैती कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरीके का कंटेंट बना सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय।